दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों बात करेंगे आज हम पुलिस साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन। तो बात करने वाले हैं पुलिस मनोविज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आज के हमारे वीडियो में 25 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल पुलिस भर्ती परीक्षा में मनोविज्ञान पुलिस मनोविज्ञान के नाम से आपके क्वेश्चन ये मानसिक तार्किक रूप से पूछे जाते हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अभी तक आपने इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया गया 25 क्वेश्चन का, उसमें भी पुलिस साइकोलॉजी पुलिस मनोविज्ञान से संबंधित है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखें। तो अब हम बात कर लेते हैं। तो ज़रूर सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ओल्ड सोल्व्ड पेपर, प्रीवियस जो पेपर है वो सोल्वर्ड, और मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, कंप्यूटर, करंट अफेयर सभी से संबंधित आपको वीडियो अपलोड मिलेंगे जो आपकी हेल्प के लिए अपलोड किए गए हैं। तो ज़रूर इनको लास्ट तक देखें। तो अब हम बात कर लेते हैं आज के हमारे इससे पुलिस साइकोलॉजी के क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे, वर्तमान में पुलिस कर्मियों में आत्महत्या की प्रकृति के पीछे मुख्य क्या कारण है? कि वर्तमान समय में जो पुलिस से कर्मी है उनमें आत्महत्या का बहुत अधिक जो कि प्रभाव बढ़ गया है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो हमारा आंसर है बढ़ते कार्य से मानसिक दबाव का अधिक होना। कि वर्तमान में पुलिस कर्मियों के कार्य में दबाव अधिक होता है जिसके कारण वो मानसिक तनाव में आ जाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं और कौन कौन से आपको ऑप्शन मिलेंगे जो आपके आंसर नहीं होंगे। अब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि वास्तविकता में वो आपको सही लगेंगे, वही ऑप्शन आपको चूज करने हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ऑप्शन जो आपको देखने में तो सही लगेंगे लेकिन उनकी वास्तविकता सही नहीं होती है। तो ऑप्शन आपको नहीं चुनने वो कौन से हो सकते हैं? मुकदमों को हल न कर पाना, यानी जो पुलिस समस्या होती है, पुलिस कर्मियों के सामने जो मुकदमे हैं या जो उनको टास्क दिए जाते हैं उनको वो पूरा नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से तनाव हो जाता है। घरेलू झगड़े, और इसी के साथ में उच्च अधिकारियों का अनुचित व्यवहार। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड, हत्या के एक अभियुक्त के साथ पुलिसकर्मी के व्यवहार होना चाहिए। कि एक अभियुक्त ने किसी की हत्या कर दी है तो पुलिसकर्मी उसके साथ कैसा व्यवहार करे? तो यहाँ पे हमारा आंसर है कानून के अनुसार। पुलिसकर्मी उसके साथ केवल कानून के अनुसार ही व्यवहार करे। अब हम देख लेते हैं कि और ऑप्शन कौन से होंगे जो आपको नहीं चुनने हैं। तो उच्च यहाँ पे कि उसके साथ में सरल, कठोर और अपने तरीके से, ये तीनों ही नहीं होंगे। कि आपको सरल व्यवहार करना चाहिए, कठोर व्यवहार करना चाहिए और अपने तरीके से व्यवहार करना चाहिए, ये तीनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। केवल यही ऑप्शन है कि कानून के अनुसार आपको करना चाहिए। बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर है 3। तो क्वेश्चन 3 में हमारे पास है कि दो व्यक्तियों को लड़ते देख करके पुलिसकर्मी का व्यवहार होना चाहिए। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कहीं पे पुलिसकर्मी जा रहा है या खड़ा है और उसके सामने या उसके आसपास कहीं पे दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं, तो पुलिसकर्मी उन दोनों के साथ कैसा व्यवहार करे? तो हमारा आंसर है उन दोनों को अलग अलग करना चाहिए। पुलिसकर्मी उन दोनों को अलग अलग कर दे, दूर दूर कर दे। और अब हमारे पास ऐसे ऑप्शन है जो कि पुलिसकर्मी को नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास है दोनों पर जुर्माना कर देना चाहिए, दोनों को जेल में बंद कर दे और दोनों को उच्च अधिकारी के पास ले जाना चाहिए। तो ये आपको ऑप्शन नहीं चूज करने हैं, आपको केवल यही ऑप्शन चूजना है कि उन दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए। चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। रात्रि के समय आवारा घूमते व्यक्ति के साथ पुलिसकर्मियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो हम बात कर रहे हैं कि अगर रात को आवारा घूम रहे जो लोग होते हैं उनके साथ पुलिसकर्मी कैसा व्यवहार करे। और यहाँ पे हमारा आंसर है उससे अन्वेषणात्मक पूछताछ करनी चाहिए। कि उनसे ऐसी पूछताछ करनी चाहिए ताकि पुलिसकर्मी को सही पता चल सके कि वो कौन है, या वास्तविक जो सही है या
ऐसे ही घूम रहे हैं तो उससे पुलिस से कि उनसे छानबीन करनी चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन से ऑप्शन है जो आपको नहीं करने चाहिए। उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाइए, उसकी पिटाई कर देनी चाहिए और उसी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमें नहीं चूज करने इस प्रकार से। और अब हम बात करते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5, पुलिस कर्मियों को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि पुलिस कर्मी है वो छात्रों के साथ किस प्रकार का व्यवहार ना करे। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है कठोर। छात्रों के साथ पुलिसकर्मी कठोर व्यवहार ना करें। अब कौन से व्यवहार करने चाहिए तो वो देख लेते हैं। सरल व्यवहार करने चाहिए, सभ्य व्यवहार करने चाहिए और अनुशासनात्मक व्यवहार करना चाहिए। सभ्य, सरल और अनुशासनात्मक व्यवहार पुलिसकर्मियों को छात्रों के साथ करना चाहिए। चलते हैं बात करते हैं तो आगे क्वेश्चन 6 तो आपके सामने स्क्रीन पे है और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आपके जो एक लाइक और शेयर से हमारा दूसरा वीडियो तैयार करने में इतना एनर्जिक भर देती है कि हम उसको जल्दी से तैयार करने में जुट जाते हैं। तो क्वेश्चन 6 में कि एक पुलिसकर्मी को व्यवहारिक बनाने के लिए पुलिस विभाग क्या प्रयास करना चाहिए। कि एक पुलिसकर्मी है उसको व्यवहारिक बनाने के लिए पुलिस विभाग क्या क्या कदम उठा सकती है, क्या क्या प्रयास कर सकती है। तो हमारा आंसर है उसका जनता से संवाद करवाना, जनता से बातचीत करवाना, उसका उचित परीक्षण करना और समय समय पर विभिन्न समस्याओं के शिविर लगाना, विभिन्न समस्या से उसे अवगत करवाना। ये सभी प्रयास पुलिस विभाग पुलिस कर्मियों के व्यवहार को सुव्यवहारिक बनाने के लिए कर सकती। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में चोरी के अभियुक्त के साथ पुलिस का व्यवहार होना चाहिए। अगर कोई चोर चोरी करता है तो उसके साथ पुलिस का कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास है निष्पक्ष। चोरी के अभियुक्त के साथ यानी चोर के साथ पुलिस को निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। और चलते हैं बात करते हैं कि इसमें आपको और ऑप्शन क्या मिल सकते हैं। तो और ऑप्शन आपको जो मिल सकते हैं उसमें कठोर है, सरल है, अनुशासनात्मक है, ये कार्य न करके निष्पक्ष जो कार्य है वो करने चाहिए। और अब हम चलते हैं बात करते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में पुलिस कर्मियों को जनसभा एवं समारोह आदि में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पुलिस कर्मियों को एक तो जो जनसभाएं होती है या समारोह होते हैं उनमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो हमारा आंसर है संयमित व्यवहार करना चाहिए, संयमित व्यवहार करना चाहिए। और इसी के साथ में हम बात करते हैं कि कौन से व्यवहार उन्हें नहीं करने चाहिए। एक तो कठोर, सरल और अनुशासनात्मक व्यवहार उन्हें नहीं करना चाहिए। चलते हैं बात करते हैं तो आगे क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में एक आदर्श पुलिसकर्मी में क्या गुण होना चाहिए। कि हम बात कर रहे हैं आदर्श पुलिसकर्मी और उसमें गुणों क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो है विनम्र व आज्ञाकारी होना चाहिए, निष्ठावान व बुद्धिमान होना चाहिए, साहसी व योग्य होने चाहिए। तो विनम्र, आज्ञाकारी, निष्ठावान, बुद्धिमान, साहसी व योग्य, ये सभी गुण एक आदर्श पुलिसकर्मी के हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 पुलिस एवं जनता के बीच में संबंध होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि एक पुलिसकर्मी और जो जनता है उनके मध्य कैसा संबंध होना चाहिए। तो हमारा आंसर है सहयोगात्मक संबंध होना चाहिए। पुलिस और जनता के बीच में सहयोगात्मक संबंध होने चाहिए। अब आपको ऑप्शन क्या क्या मिल सकते हैं। सकारात्मक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, अनुशासनात्मक होना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन आपको वहाँ चूज नहीं करने हैं। और चलते हैं बात करते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 एक पुलिसकर्मी का महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं महिलाओं के साथ पुलिसकर्मी का व्यवहार और महिलाओं के साथ शालीनता का व्यवहार होना चाहिए। एक पुलिसकर्मी का महिलाओं के साथ शालीनता का व्यवहार होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं
कोई कौन से ऑप्शन आपको मिलेंगे और वो चूज नहीं करने हैं, तो कठोरता का, अनुशासनात्मक का और अपने तरीके से। तो ऐसे आपको ऑप्शन चूज नहीं करने हैं। और चलते हैं, बात करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में एक पुलिसकर्मी का बुजुर्ग के व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि वृद्ध व्यक्ति के साथ एक पुलिसकर्मी कैसा व्यवहार करे, और हमारा आंसर है पिता के समान। वह पिता के समान व्यवहार करे। अब आपको ऑप्शन कौन से नहीं चुनने हैं, तो ऑप्शन दिए होंगे उसके कार्य के अनुसार, अपने तरीके के अनुसार या कठोर। ऐसा पुलिसकर्मी को वृद्ध व्यक्ति के साथ कभी नहीं करना चाहिए। चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में एक पुलिसकर्मी का राजनीतिज्ञों के साथ व्यवहार होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं जो राजनेता होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, उनके साथ पुलिसकर्मी किस प्रकार का व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर है विधि के अनुसार, कानून के अनुसार उनके साथ व्यवहार करें। और अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऑप्शन मिलेंगे आपको और वो चूज नहीं करने हैं। तो उसका आचरण या उसके कार्य या उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार कभी भी पुलिसकर्मी को व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्हें राजनीतिज्ञों के साथ केवल कानून या विधि के अनुसार कार्य या व्यवहार करना चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि आपको ऐसे ऑप्शन भी मिल जाते हैं जिन ऑप्शन में से कुछ आपको जो कि लगे कि ये सही हो सकता है, लेकिन उनकी वास्तविकता नहीं होती है। तो आप उन क्वेश्चन को ध्यान से सेलेक्ट करेंगे। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में यदि किसी अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु के समय मृतक के परिवार के साथ पुलिस का व्यवहार होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि किसी अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उस समय मृतक के परिवार वालों के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करे। तो हमारा आंसर है सहयोगात्मक व्यवहार। पुलिस मृतक के परिवार के साथ सहयोगात्मक व्यवहार अपनाए। और अब हम बात कर लेते हैं इसी में कि आगे हमारे पास कि उदासीनता लिए हुए, विधि के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार। तो ऐसे ऑप्शन आपको नहीं चूज करने हैं। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में एक पुलिसकर्मी का अपंग व्यक्ति के साथ व्यवहार होना चाहिए। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अपंग व्यक्ति के साथ में पुलिसकर्मी किस प्रकार का व्यवहार करे। तो यहाँ पे हमारा आंसर है सकारात्मक। एक पुलिसकर्मी होने के नाते उसका अपंग व्यक्ति के प्रति जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार को वह सकारात्मक रूप से अपनाए। और कौन कौन से ऑप्शन है जो आपको मिलेंगे। एक तो स्वेच्छा अनुसार, अनुशासनात्मक या विधि के अनुसार। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में एक पुलिसकर्मी का मस्तिष्क स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि एक पुलिसकर्मी का जो मस्तिष्क है उसको स्वस्थ यानी बिना टेंशन, बिना तनाव के रखने के लिए पुलिस विभाग उसे क्या क्या कर सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है गुणवत्ता के पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, मनोरंजन एवं व्यायाम के उचित साधन और खेल का निरंतर होना। कि एक पुलिसकर्मी का जो मस्तिष्क है वो स्वस्थ रहे, टेंशन फ्री रहे, तनाव रहित रहे। तो उसके लिए एक तो अच्छी गुणवत्ता की पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, मनोरंजन एवं व्यायाम के उचित साधन होने चाहिए, साथ में निरंतर खेलते रहना चाहिए। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में एक व्यक्ति की अभिव्यक्तियों का निर्माण व विकास होता है। कि बात करें कि जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति और उसका निर्माण और विकास होता है। तो हमारा आंसर है प्रेरणात्मक कारक, सूचना व प्रचार से और समूह प्रभाव व सामाजिककरण से। कि एक व्यक्ति की जो अभिवृत्ति यानी रुचियां हैं, उनकी आदतें हैं, उनका विकास कैसे होता है। तो एक तो प्रेरणात्मक कारक यानी उसे प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हो रही है, सूचना व प्रचार उसे किस प्रकार का प्रचार प्राप्त हो रहा है, सूचनाएं प्राप्त हो रही है। जैसे उसे कभी कभार क्या होता है
प्रभावित सूचना या दुष्प्रचार भी मिलते हैं तो उनसे की गलत आदतें विकसित हो जाती है। समूह का भी प्रभाव पड़ता है कि वो किस प्रकार के समूह में रह रहे हैं, अच्छे या बुरे, और साथ में सामाजिकरण की वह किस प्रकार के समाज से संबंधित है। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में व्यक्तियों की मनोवृत्ति के अध्ययन के लिए किस मनोविज्ञान को अधिक महत्व देंगे। कि आपको एक व्यक्ति के मनोवृत्ति का अध्ययन करना है तो आप कौन सी विज्ञान की हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर है समाज मनोविज्ञान, क्योंकि व्यक्ति के मनोवृत्ति के अध्ययन के लिए समाज मनोविज्ञान आवश्यक है। और अब हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से विज्ञान है। शिक्षा विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान है, इसका हम प्रशिक्षण यानी छात्र को प्रशिक्षण देने के लिए करते हैं। और बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान बालकों का जो कि अध्ययन करने के लिए, बालकों के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो बाल मनोविज्ञान का प्रयोग करेंगे। पुलिस मनोविज्ञान, तो ये पुलिस से कर्मी के लिए उपयुक्त है। तो आप यहाँ पे किसी व्यक्ति की और व्यक्ति के लिए समाज मनोविज्ञान आवश्यक है, जो कि उस समाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं बात करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में किसी व्यक्ति को अपराधी कहने के लिए पर्याप्त है कि आप एक व्यक्ति को अपराधी कब कह सकते हैं या एक व्यक्ति को अपराधी कब घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है उसके द्वारा गैर सामाजिक व्यवहार किया गया हो। कि कोई भी व्यक्ति है वो गैर सामाजिक यानी असामाजिक कार्य करता हो, जैसे वो समाज के लिए एक वैध और आवश्यक कार्य नहीं हो ऐसे कार्य। दूसरा, उसकी आयु 18 वर्ष, कहीं कहीं आपको 21 वर्ष की भी आयु मिल सकती है ऑप्शन में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 18 वर्ष से अधिक हो और उसे न्यायालय द्वारा सज़ा मिली हो। अगर ये तीनों परिस्थितियां हो जाती है तो आप उसे अपराधी कह सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपराधी कहने के लिए कि वह गैर सामाजिक कार्य करता है, 18 वर्ष से उम्र अधिक है और किसी न्यायालय से उसे सज़ा प्राप्त है, तो वो अपराधी कहलाता है। और चलते हैं बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है। तो हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की, और मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु होती है वो अनुभूति एवं व्यवहार होता है। मनोविज्ञान क्या करता है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार पर सर्च करता है, व्यवहार को पढ़ता है, या विज्ञान है वो एक व्यवहार या अनुभूति के आधार पे कार्य करता है। तो मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो अनुभूति एवं व्यवहार है। और अब हम चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का सर्वाधिक विशिष्ट क्रम कौन सा है। तो बात करेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का, और सर्वाधिक जो विशिष्ट क्रम है वो है वैधता। मनोविज्ञान के जो परीक्षण है वो वैध होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सरलता, शुद्धता, विश्वसनीयता, ये भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपको पूछा है सर्वाधिक विशिष्ट कौन सा है, तो सर्वाधिक है वो वैधता वाला है। और चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 में संवेदन मानसिक प्रक्रिया है जिसे कहा जा सकता है। तो संवेदन मानसिक प्रक्रिया है तो ये एक ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है, ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। और चलते हैं बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 में बात कर लेते हैं, तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि जिस चिंतन में व्यक्ति किसी नवीन विचारों का प्रतिपादन करता है उसे कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति द्वारा जिस चिंतन में जो नवीन विचार उत्पन्न होते हैं या नवीन विचारधाराएं प्रतिपादित की जाती है उसे सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। कि उसमें किसी न किसी चिंतन के माध्यम से किसी का सर्जन किया जाता है, तो ये सृजनात्मक कहलाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24 में स्वप्न देखना एक उदाहरण है। कि अगर आप स्वप्न देख रहे तो ये किस चीज़ का
उदाहरण है और ये स्थलीय चिंतन है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 में अहिंसा का संबंध है। तो हम बात कर रहे हैं कि अहिंसा का जो संबंध है वो है सुख से, क्योंकि अहिंसा होती है वो व्यक्ति को सुख प्रदान करती है। अहिंसा के माध्यम से व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है। अब आपको जो दूसरे ऑप्शन मिल सकते हैं जैसे न्याय, दया व करुणा, प्यार, ये सभी ऑप्शन है तो आपको नहीं चुनने हैं। अहिंसा से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।